एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे एमटीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज जो है तीसरी क्लास है और अभी शिफ्ट 1 का आज जो है लास्ट है। आज जो है हम लोग शिफ्ट 1 को पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, कल के बाद नेक्स्ट है, ठीक ना। कल की क्लास में जितना हम लोगों ने किया था उसके आगे क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि एडिटिंग जो है वीडियो बनने के बाद होती है, इसलिए मैं इसमें से देख करके आप लोगों को सुना रहा हूं। कह रहे दो विक्रेता किसी वस्तु को 3000 रुपए के समान अंकित मूल्य पर बेचते हैं। दो विक्रेता हैं, वो किसी वस्तु के समान अंकित मूल्य पर अपने सामान को बेचते हैं और उनका अंकित मूल्य जो है वो दोस्तों 3000 रुपए है। पहला विक्रेता 10% और 15% की क्रमागत छूट देता है। पहला जो विक्रेता है वो 10% और 15% की क्रमागत छूट देता है और दूसरा विक्रेता 20% और 5% की क्रमागत छूट देता है। दोनों छूटों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है, यही आपको बताना है। सोच, अब सवाल का पहले मतलब समझिए। दो विक्रेता हैं, ये दो विक्रेता है, ठीक है। दोनों के पास एक ही सामान है और दोनों का जो एमआरपी है वो सेम है। इसका भी एमआरपी 3000 रुपया, इस वाले विक्रेता का वस्तु का भी एमआरपी कितना है दोस्तों, 3000 रुपया है। ये अपने सामान पर दो क्रमागत डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट देता है 10% और दूसरा देता है 15%, जबकि ये वाला पहला डिस्काउंट देता है 20% और दूसरा देता है 5%। यहाँ पे देखेंगे तो 15, 10, 25% का छूट है और यहाँ पे देखेंगे तो 20 और 5, 25% का छूट है। दोनों छूट आपको 25% दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है ये समझ लीजिए। ये पहले अपने सामान पर कितने परसेंट की छूट देगा, 10% की छूट देगा। उसके बाद जो भाव गिर के आएगा अब उस पर 15% की छूट देगा। ये वाला क्या करेगा, अपने सामान पर सबसे पहले 20% की छूट देगा। उसके बाद जो भाव गिर के आएगा उस पर वह दोबारा 5% की छूट देगा। तो यहां पे देखेंगे तो दो अलग अलग छूट निकल करके आएगी और उन्हीं छूटों का आपको अंतर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताइए, यदि इसका मतलब पहले समझ लीजिए, 3000 का सबसे पहले यह 10% छोड़ देगा अपने कस्टमर को। छूट का मतलब छोड़ देगा, नहीं लेगा, तो 10% ही केवल छोड़ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह 90% अपने कस्टमर से जरूर लेगा, हर हाल में लेगा, क्योंकि 10% ही छोड़ रहा है। 3000 का 90% लेगा। लेकिन अभी और आगे कहानी है। अब इसके बाद दोबारा जो है 15% की छूट देता है। कोई कस्टमर अभी भी लेने के लिए मान लीजिए तैयार नहीं करे, नहीं नहीं और छूट दो, तो अब इस पर छूट देगा कितना परसेंट, 15%। मतलब इसका 15% वह अपने कस्टमर से नहीं लेगा। जब 15% नहीं लेगा तो कितना लेगा, 85% लेगा, क्योंकि प्रतिशत हमेशा कितने में से देखा जाता है, 100 में से। चाहे 85% की बात हो चाहे 90 की बात हो, वो हमेशा 100 में से ही देखा जाता है। ये क्या करेगा, ये अपने सामान पर सबसे पहले 20% का छूट देगा, मतलब अपने कस्टमर से 20% नहीं लेगा। तो आपको तुरंत पता हो गया होगा कि हम अपने कस्टमर से कितना लेगा, 80% लेगा। और ये वाला जो आदमी है ये अपने कस्टमर से 5% मतलब सॉरी दोबारा 80% लेगा। अब दोबारा छूट देगा 5% का, यानी 5% नहीं लेगा, कितना लेगा कस्टमर से, 95% लेगा, ठीक है। इधर वाला देखा जाए तो अपने कस्टमर से टोटल इतना लेगा, इधर देखा जाए तो वह अपने कस्टमर से इतना लेगा। तो देख लेते पहले कितना कितना ये लोग लेते हैं। तो 2 0 3 0 4 0, ऊपर भी 4 0 कट जाएगा, 9 5 45 और 9 8 72, 72 4 76 और गुणे 3। यहाँ पे 1 2 3 4 0 कट गया, 8 5 40, 8 9 72 और 4 76 और गुणे 3। ये वाला व्यक्ति अपने कस्टमर से इतना लेगा, यानी इतने में बेचेगा, और ये वाला व्यक्ति अपने कस्टमर को इतने में बेचेगा। आपको इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर बताना था। तो अब सुनिएगा, अब फिर इसमें 3 का गुणा मत करने लगिएगा। सुनिएगा, आप मुझे पहले बात बताइए, बिना 3 का गुणा किए, जैसे 3 का गुणा नहीं होता, तो बताइए ये 765 में बेचता और ये अपने कस्टमर को 760 में बेचता, तो इन दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आता, 5 रुपए का अंतर आता। लेकिन यहां भी अभी 3 का गुणा करना है, यहां भी 3 का गुणा करना है, तो आप यहां पे भी 3 का गुणा कर दोगे, यानी 5 3 15 रुपए का उनके विक्रय मूल्यों में अंतर आएगा।
दोनों दुकानदारों के विक्रय मूल्य में मेरे दोस्तों कितने का अंतर आएगा? 15 रुपए का अंतर आएगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। डिस्काउंट में एक चीज याद रख लीजिएगा, इतना छोड़ेगा तो इतना लेगा, फिर इतना छोड़ेगा तो इतना लेगा, यानी अपने कस्टमर से टोटल जो है वो इतना लेगा। इधर देखा जाए तो इतना छोड़ेगा तो इतना लेगा, इतना छोड़ेगा तो इतना लेगा, यानी अपने कस्टमर से वह टोटल इतना लेगा। तो दोनों के विक्रय मूल्य में 5 दिया 15 रुपए का डिफरेंस आएगा क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, जब ब्याज की गणना, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं सीधे लगाने की, ठीक है। जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तो 16% वार्षिक दर से, देखिए ब्याज की दर है 16% और 22,500 की राशि है, यानी जो मूलधन है वो 22,500 रुपए है, 22,500 रुपए है। और आपको जो है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है वो 1 वर्ष का बताना है, यदि टाइम दिया है 1 साल। यहां पे दोस्तों एक कंडीशन है, कह रहा है कि जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही हो, अर्धवार्षिक की जा रही हो, ब्याज की गणना कब हो रही है, यानी ब्याज का कलेक्शन कब हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है। यदि ब्याज की गणना हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है, तो आपका रेट भी अर्धवार्षिक में होना चाहिए और टाइम भी अर्धवार्षिक में होना चाहिए। सबसे पहला काम आप ये करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो मेरा देख लीजिएगा, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया हूं कि जब ब्याज का कलेक्शन अर्धवार्षिक होता है तो रेट भी अर्धवार्षिक में और टाइम भी अर्धवार्षिक में होना चाहिए। अब 1 साल में 16% है, तो बताइए जो है आधा साल में कितना हो जाएगा, 8%। और 1 साल में मेरे बच्चों कितना बार अर्धवार्षिक आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार आएगा, यही ना आएगा। ठीक है, तो ब्याज की दर 16% नहीं लेनी है, ब्याज की दर कितनी लेनी है, 8% लेनी है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको 8% रेट लेकर के 2 बार कैलकुलेशन करना है। मूलधन कितना है बताइए, 22,500 रुपया। तो पहले साल इस पर 8% ब्याज मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आप देखेंगे 2 अट्ठे 1600 और 25 बटे 200, 16 2 1800 रुपया ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? 2 अट्ठे 1600 और 25 बटे 200, 1600 और 200 कितना, 1800 रुपया आपको पहले साल ब्याज आएगा। दूसरे साल भी बताओ 1800 रुपया ब्याज आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का एक नियम है कि मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। दूसरे साल ये 1800 रुपया आपको मूलधन पर मिलेगा, लेकिन इसके अलावा इस पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, यानी इसका जो है हम 8% और लेंगे दूसरे साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 अट्ठे कितना हो जाएगा बताओ, 144। ये टोटल हमको ब्याज मिलेगा 1 साल में। ठीक है, जोड़ लेंगे 4 4 8 8 16 और 1 17, 1 1 2 और 1 3, 3744 रुपया मेरे दोस्तों। जो आपको 1 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो 3744 रुपया मिलेगा। ठीक है, यदि रेट और टाइम को हाफ ईयरली में तब बदलेंगे जब यहाँ पे हाफ ईयरली आपका दिया हुआ हो। अगला क्वेश्चन है औसत से। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एमटीएस में औसत से, और औसत का तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एम लिखिए और यहाँ पे ए लिखिए। यहाँ पे आपको एम और यहाँ पे एवरेज लिखना है। यहाँ पे एम का मतलब मेंबर, मेंबर में हाथी घोड़ा गधा संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्या है, इनका औसत सवाल में कह रहा है 19 है। फिर कह रहा है प्रथम 4 संख्याओं का औसत 14 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, यही आपका सवाल है। समझ में आ रही बात? अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहले आप इस चीज को आप ये समझिए कि पहले 9 लोग थे जिनका औसत 19 था, बाद में 5 लोगों को बाहर कर दिया गया, तो कितने बचे, 4 लोग जिनका औसत कितना हो गया, 14 हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ऐसे सवालों में डायरेक्शन चेक करिए। यदि डायरेक्शन सीधा होगा तो यहाँ पे तिरछा जोड़ते हैं, और डायरेक्शन उल्टा होगा तो यहाँ पे तिरछा घटाते हैं। डायरेक्शन सीधा उल्टा का मतलब क्या हुआ है, देखिए ये घट रहा है तो क्या ये भी घट रहा है? यदि दोनों घट रहे हैं तो डायरेक्शन सीधा है, या दोनों बढ़ रहे हैं तो भी डायरेक्शन जो है आपका सीधा है।
तो सीधे वाले कंडीशन में जोड़ते हैं तिरछा। बताइए 9 से 4 हुआ घटा, ये 19 से 14 हुआ ये भी घटा, मतलब अब हमने ये निर्णय ले लिया कि हमको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ने से पहले देखिए ये कितना कम हुआ 5, तो 5 का गुणा यहाँ, ये भी संयोग से 5 हो रहा है तो यहाँ पे भी 5 का गुणा कर देंगे। ठीक उल्टा, इधर जितना घटेगा इधर गुणा, इधर जितना घटेगा इधर गुणा करके तब जोड़ेंगे। 9 पंजे 45 हो जाएगा मेरे बच्चों, और 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 7 4 11, टोटल 115। टोटल कितना हो गया, 115। ये जो 115 आया ये क्या आया समझिएगा, ये 115 उन लोगों का योग आएगा जो आपने इनको समूह से भगा दिया है। आपने कितने लोगों को भगा दिया था बताइए ना, 5 लोगों को। तो 5 लोगों का टोटल योग है 115। 5 लोगों का टोटल योग कितना गया, 115। तो उन 5 लोगों का औसत क्या होगा, औसत बराबर होता है दिए गए परिमाणों का योग बटे में उनकी संख्या। ये कितने लोगों का योग है, 5 लोगों का, तो 5 से भाग दे देंगे तो आपका औसत निकल के आ जाएगा 5 दूना 10, 5 दिया 15। औसत कितना निकल के आ जाएगा उन 5 का, 23। चाहे वो संख्या हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनका औसत कितना आ जाएगा, 23। बहुत ही शानदार तरीका है, बिना कोई डिटेल कॉन्सेप्ट लगाए आप सवाल को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जोड़ें। यदि विपरीत होता तो इसको क्या करते, जोड़ते नहीं, इसको फिर क्या करते, घटा देते। इस चीज का ख्याल रखिएगा। विपरीत का मतलब यदि ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, या ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, तो उसको कहते हैं विपरीत डायरेक्शन। फिर वहां पे हम इस चीज को जोड़ते नहीं बल्कि क्या करते, घटा देते। तो उन 5 का भी वही आता, ठीक है, योग आ जाता। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, 52 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से वर्गाकार मैदान के समतल की लागत। देखिए 52 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से एक वर्गाकार मैदान है, उसको समतल कराने का खर्च आया है मेरे बच्चों 1,30,000। कितना आया है, 1,30,000। मैदान कैसा है मेरे बच्चों, वर्गाकार है। इसको समतल लेबलिंग करानी है, और लेबलिंग कराने का खर्चा 1,30,000 रुपया आया है। 1 वर्ग मीटर का, प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का कितना खर्चा है, 52 रुपया। तो आपको ये पता चल जाएगा, देखिए 1 वर्ग मीटर पे यदि मेरा 52 रुपया खर्चा गिरा है तो कितने वर्ग मीटर पे 1,30,000 गिरा होगा। तो इसमें मैं 52 से क्या कर दूं, भाग दे दूं। 52 रुपया प्रति वर्ग मीटर से मैं क्या कर दूं, भाग दे दूं। रुपया से रुपया कट जाएगा, 52 से काटिए 13 13 13 चौका 52, 4 से 100 कटेगा क्या बार में, 25 बार में, 2 जीरो भी बचा है लगा दीजिए। यानी कि आपका जो ये एरिया है टोटल वो कितना आ गया, 2500 वर्ग मीटर। ये बात सबको समझ में आ रही है। 1 वर्ग मीटर का मेरे बच्चों 52 रुपया खर्चा गिर रहा है, तो टोटल 1,30,000 रुपया खर्चा गिरा है मेरा, तो कितने वर्ग मीटर पर गिरा होगा, इसको जानने के लिए 52 का भाग दे देंगे तो आपको पता चला कि 2500 वर्ग मीटर पर मेरा टोटल जो है खर्चा गिरा था 1,30,000। यानी मेरा जो वर्गाकार एरिया है ये टोटल कितना है, 2500 वर्ग मीटर। और किसी भी वर्गाकार एरिया को कैसे निकालते हैं बताइए, भुजा का स्क्वायर। कोई भी वर्गाकार एरिया है, कोई भी वर्गाकार जगह है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर करते हैं। और यही क्षेत्रफल बराबर अभी आपने निकाला कितना, 2500। यदि भुजा का स्क्वायर बराबर 25 है तो यहां से क्या आप भुजा नहीं निकाल सकते इस वर्ग की, 2500 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 50। भुजा का स्क्वायर बराबर 2500, तो भुजा बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगी, कड़ी। 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 50। यहां तक बात समझ में आ रही है। मतलब ये जो मेरा वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है मेरे बच्चों, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 50। अब सवाल में कह रहा है कि इसको पूरा चारों तरफ जो है बाढ़ से घेरना है। क्या करना है, हाँ 35 रुपया प्रति मीटर की दर से इसकी सीमा पर बाढ़ लगाने का खर्च क्या होगा। देखिए सवाल में कह रहा है 35 रुपया प्रति मीटर की दर से इसे मुझे क्या करना है, घेरना है, तो कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए ये टोटल कितना मीटर है। तो 50 50 100 50 150 और 50 200, पूरा 200 मीटर है। इसको घेरने के लिए पूरा 200 मीटर तार चाहिए। 1 मीटर घेरने के लिए कितना रुपया खर्चा आ रहा है, 35 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 मीटर घेरने के लिए 35 रुपया, तो 200 मीटर घेरने के लिए 35 का गुणा कर दीजिए। 35 गुना कितना, 70, 70,000 रुपया। कितना रुपया, 70,000 रुपया आपका खर्चा गिरेगा। 1 मीटर पर 35 रुपया खर्चा गिर रहा है, तो ये टोटल आपका जो घेराबंदी है ये टोटल 200 मीटर का घेराबंदी है।
इसका जो परिमाप है वो 200 मीटर है, तो 1 मीटर पे 35 रुपया, तो 200 मीटर पे 35 गुना 70 यानी 70,000 रुपया आपका जो है खर्च पूरा गिरेगा और आपका ये जो खेत है चारों तरफ से घेर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है। ये आपका एक ही सवाल में घन भी दिया है और गोला भी दिया है। सवाल में ये कह रहा है कि कोई तार 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है। नहीं देखिए, कोई तार जो है 33 सेंटीमीटर भुजा वाले, देखिए वर्ग के आकार में है। एक तार है वो वर्ग के आकार में है और वर्ग की जो भुजा है वो 33 सेंटीमीटर है, ठीक है, 33 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे वर्ग की परिमिति क्या होगी, परिमाप कितना होगा, पहले आप मुझे बताइए। 33 ये है तो 33 ये भी है, 33 ये भी है, 33 ये भी है। तार है वो वर्ग के आकार में है और इसकी प्रत्येक भुजा 33 है, तो इसकी 4 भुजाएं होती है जो सभी बराबर होती हैं, यानी 33 चौका कितना हो जाएगा, 3 4 3 12, 4 3 12 13, 132 सेंटीमीटर। ये 132 सेंटीमीटर क्या है पता है, ये 132 सेंटीमीटर इस वर्ग का क्या है, परिमाप है, इस वर्ग का परिमाप है। आपको बताना है यदि तार को वृत्त बनाने के लिए ढाला जाता है, इस 132 सेंटीमीटर वाले परिमाप से क्या बनाया जाता है, एक वृत्त बनाया जाता है। एक क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। तो इस वृत्त की क्या बतानी है, त्रिज्या बतानी है। वृत्त की क्या बतानी है, आपको त्रिज्या बतानी है। तो पहले एक चीज समझिएगा, जितना परिमाप इसका होगा उतना ही परिमाप आपके वृत्त का भी होगा। क्लियर है? या यदि इस वर्ग से एक वृत्त बनाएंगे तो इन दोनों का परिमाप एक ही होगा। इस वर्ग से एक आयत बनाएंगे तो भी उनका परिमाप एक ही होगा, क्योंकि 132 सेंटीमीटर से ही इस वर्ग का निर्माण, वृत्त का निर्माण करेंगे तो इसके चारों तरफ की जो घेराबंदी होगी 132 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। अब बताइए वर्ग का जो परिमाप, सॉरी वृत्त का जो परिमाप यानी परिधि होती है वो 2 पाई r होता है। वर्ग की परिधि कितनी होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये सॉरी वर्ग नहीं, जो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। 2 गुणे पाई का मतलब होता है 22/7 और गुणे r, ठीक है। ये 2 गुणे 22/7 गुणे r क्या है, इस वृत्त की क्या है, परिधि है। और यहाँ पे इस वर्ग की परिधि कितनी है, 132 है। इन दोनों की परिधियां आपस में बराबर है। यदि इसकी परिधि 132 है तो इसकी भी परिधि 132 ही होगी, दोनों आपस में यहाँ पे क्या हो गए, बराबर। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे 11 दूना 22 और यहाँ पे 11 इकाइयां 11, 11 दूना 22, 2 दूना 4 होता है और 4 3 12 होता है। ये बटा 7 इधर आगे गुणा 7 हो जाएगा, तो 7 त्रिक का 21। इस वृत्त की त्रिज्या आ गई कितनी, 21 सेंटीमीटर। ये आपके सवाल का उत्तर है। इस वृत्त की त्रिज्या आ गई दोस्तों 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ इसमें आपका देखेंगे तो घन से भी है और इसमें आपका गोला से भी है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाली लकड़ी के घनाकार टुकड़े से 4.2 सेंटीमीटर, देखिए 10 सेंटीमीटर का एक घनाकार लकड़ी है ना, और इससे आपको क्या करना है, 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या बनाना है, गोला काट कर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में कितनी लकड़ी बर्बाद होती है। देखिएगा दोस्तों, कह रहे हैं इस प्रक्रिया में कितनी लकड़ी बर्बाद होती है। तो पहले आप एक चीज यहां पे समझिएगा, जो आपका लकड़ी है वो कैसा है, पहले घन के आकार का है। और जो घन होता है, घन का आयतन, सुनिए, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सब बराबर होती। तो घन का आयतन कैसे निकलता है, इसी 10 का क्यूब कर देंगे। यानी जो भुजा है 10 सेंटीमीटर भुजा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्यूब कर देंगे। लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 1000।
1000 घन सेंटीमीटर, ये इस घन का आयतन हो गया। अब इसी घन में से एक गोलाकार लकड़ी काट के निकाला जाता है। लकड़ी कैसा निकाला जाता है? गोलाकार एक लकड़ी निकाला जाता है इस घन में से काट करके, और जो लकड़ी काटी जाती है गोलाकार, उसकी त्रिज्या कितनी है? उसकी जो त्रिज्या है आपकी, उसकी जो त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर है। तो पहले एक बात बताइए, गोले का आयतन क्या होता है? मतलब गोला कितना आयतन घेरेगा? गोला का आयतन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये गोला का आयतन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि घन जो मेरा है, ये टोटल कितना आयतन घेरा है? जो लकड़ी का घन है वो 1000 घन सेंटीमीटर पूरा आयतन घेरा है। अब उसमें से हम एक गोला निकालेंगे, तो गोला की त्रिज्या इतनी है, तो गोला टोटल कितना आयतन घेरेगा ये देख लेते हैं। तो यहां पे रखेंगे 4/3 और गुणे पाई का मान आपको मालूम है 22/7, आर आपको दे रखा है 4.2, तो 4.2 का गुणा हम 3 बार करेंगे। ठीक है, कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। तो यहां से देखेंगे 7 छंग 42.6, 3 से इसको काटेंगे तो 3 इकाइयां 3, 3 चौक का 12, ये नीचे वाले नंबर कट गए। अब आपका बचा 4 गुणे 22 गुणे 0.6 गुणे 1.4 और गुणे 4.2, ठीक ना? तो यहाँ पे आप चाहे तो आराम से गुणा कर सकते हैं। देखिए 14 छंग कितना होता है? 84। आराम से आप चाहें तो इन सबका गुणा कर लेंगे, लेकिन सुनिएगा आपको गुणा नहीं करना है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आप इनका गुणा करेंगे तो 310.624 लगभग शायद यही आएगा। 310.46, ठीक है, 6 4 6 4 आ रहा है। ठीक है, 4 6 और 4 आ रहा है, यही है। ठीक है, 4 6 4। जब इन सबका आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 310.464। लेकिन एग्जामिनर आपको गुणा करने के लिए नहीं बोला है। आप चारों ऑप्शन देखिएगा, चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको यह चीज समझ में आएगा कि जो भी, देखिए पहले इसका मतलब समझिए, गोले का जो आयतन निकल करके आया वो 310 कितना आया? 464 आया। ठीक है, और मेरा जो घन था उसका आयतन था टोटल 1000, कितना था? 1000 था। तो आप जो क्या करेंगे, इस 1000 में से इन चीजों को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो उतनी लकड़ी क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। मेरे जो लकड़ी का आयतन था तो वो तो 1000 था, और 1000 में से जो गोला बना है वो केवल 310.464 का ही केवल आयतन उतना घेर पाए, तो बाकी लकड़ी क्या हो गई? बेकार हो गई। तो कितनी लकड़ी बेकार हो गई? इसमें से इसको आप क्या करेंगे? घटाएंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका जो उत्तर होगा वो 689.536 होगा। 689.536 होगा, ये आपका उत्तर होगा। इसमें से इसको घटाएंगे मतलब इतनी लकड़ी आपकी बर्बाद हो रही है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि मैं इनका गुणा करूं फिर इनको घटाऊं तब आपका उत्तर आ रहे। ऐसा कुछ नहीं करना है। समझिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे एक चीज समझिएगा, देखिए इकाई का इकाई में गुणा करिए। 4 चौक का 16, फिर 6 छा के 36, 6 दूना 12 और 2 चौक का 8। कहीं कुछ गलती हुआ तो 2 चौक का सॉरी 2 चौक का 8 और 8 छंग 48, 8 दूना 16 और 6 चौक का 24। 24 में इकाई का अंक 4 आ रहा है। मतलब इनका जो भी मैं गुणा करूंगा, इनका जो भी गुणा करने पर आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा मेरे दोस्तों। इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। अब आप मुझे बताइए, जो मेरा गोला है, सॉरी जो मेरा घन है वो पूरा 1000 है। ठीक है, और जो गोला आया उसका जो भी आयतन आएगा उसके इकाई के अंक में 4 आएगा। तो 1000 में से ये चीज जब मैं घटाऊंगा तो देखिए 10 में से 4 गया 6, मतलब जो भी उत्तर आएगा उसका इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्योंकि लकड़ी के आयतन में से घन के आयतन में से जब गोले का आयतन घटाएंगे तो जो बचेगा उतना ही लकड़ी मेरा क्या होगा? बर्बाद होगा। 1000 में से हमको ये 4 केवल घटाना है, तो 10 में से 4 गया 6, मतलब जो भी गोला बर्बाद होगा उसके इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। पूरा गुणा करने से बचना है आपको। ठीक है,
अब एक लाभ हानि का अंतिम क्वेश्चन है और ये शिफ्ट 1 का आपका पूरा सवाल जो है खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए। कह रहे किसी अलमारी को 15% लाभ पर बेचा गया। देखिए किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100 होता है, इसको 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115 में बिकेगा, यानी जो इसकी फर्स्ट सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी 115। अब करें यदि इसकी कीमत 5% कम होती, पहले इसकी कीमत कितनी थी 100 थी, अब करें 5% कम होती तो 5% कम होती तो 95 होती, इसकी नई सीपी कितनी हो जाती 95 हो जाती, 5% कम होती और इसे 1470 रुपए कम में बेचा जाता। देखिए 1470 का भी कहीं रोल नहीं, इसको किनारे रख लीजिए। 1470 रुपए कम में बेचा जाता तो 10% का लाभ होता। देखिए ये जो 15% का लाभ हुआ है वो 100 पर हुआ है और अब की बार जो 10% का लाभ होगा वो इस पर होगा। तो 10% का लाभ मुझे लेना है तो इसको टोटल मुझे 110% में बेचना पड़ेगा। मुझे इसको कितने में 110% में बेचना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95, 19 इकैया 19 को 9 हासिल लगाए, 19 इकैया 19 और 1 20, 209 में 2 का भाग दे देंगे, 2 दहा में 20, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10, 104.5। ये आ गया आपका दूसरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, यदि आपका सामान 100 रुपए का रहा होता और उसको 15% लाभ पर बेचते तो 115 में बिकता, और यदि आपका सामान 95 का रहा होता तो उस पर 10% का लाभ लेते तो वो 104.5 में बिकता। तो जरा बताइए, पहले बिक रहा था मेरा 115 में और अब बिक रहा है 104.5 में। ठीक है, तो कितने कम में बिक रहा है, पहले की अपेक्षा कितने कम में बिक रहा है। तो 115 में से 104.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5। पहले से मेरा जो है सामान 10.5 रुपया कम में बिका और सवाल में कह रहा है कि 1470 रुपया कम में बिका होता, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। अब आपको मालूम है कि इधर वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है और यहाँ पे उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। आपको क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 100 का गुणा कर लीजिए। पॉइंट कैसे खत्म होगा, जब यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे, 5 दूना 10, 5 इकैया 5, 5 दूना 10, 200 हो गया, 1 सते 7, 2 सते 14, देखिए 7 बार में कट जाएगा, 7 दूना 14,000। आपके वस्तु का जो क्रय मूल्य है मेरे दोस्तों वो कितना है 14,000। ठीक है, शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया। ये पूरा वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ये पूरा देख करके एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। बार बार यदि कोई चीज ना आए तो उसको रिपीट करके देखिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो एक बार कमेंट में बताइएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।